Welcome back to the next class of advanced problem practice. चलिए let's start with the question number 54. The crystalline form of borax has. देखिए बोरॉन फैमिली इन पर्टिकुलर बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है फॉर IIT एडवांस. तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने बोरॉन के सारे रिएक्शंस, प्रेपरेशन, स्ट्रक्चर्स अच्छी तरह से डिटेल में आपने स्टडी कर लिए हैं. सारे स्ट्रक्चर्स, ऑल बोरॉन रिलेटेड कंपाउंड्स ढंग से पढ़ लेना. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और बोरॉन के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जैसे कि हम तो यहाँ पे चलिए कुछ स्पेसिफिक अच्छे क्वेश्चन जो एडवांस वाले वो मैं डिस्कस कर ही लूँगा, बट फिर भी है ना, बोरॉन फैमिली को अच्छे से कवर कर लीजिए. चलिए, तो बोरेक्स की अगर हम बात करें तो नॉर्मली आप इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं Na2B4O7.7H2O, राइट. बट इसका जो रियल फॉर्मूला है, जो उसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज Na2B4O5OH4.8H2O. ठीक है. अच्छा सॉरी, मैं 7H2 बोल दिया था, वहाँ पे 10H2O है. सो दिस इज द रियल स्ट्रक्चर. यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इसमें 4 बोरॉन एटम हैं एंड इट्स कॉल्ड टेट्राबोरेट आयन. ठीक है, B4O5. तो सिर्फ इसी का स्ट्रक्चर देखिए ड्रॉ करते हैं. तो B4O5 में आपको क्या करना है, अल्टरनेट बोरॉन ऑक्सीजन आपको अलाइन करने हैं. बोरॉन ऑक्सीजन, बोरॉन ऑक्सीजन, बोरॉन ऑक्सीजन, बोरॉन ऑक्सीजन. तो 4 बोरॉन और 4 ऑक्सीजन तो आ गए यहाँ पे. पर B4O5 है, 5 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे ब्रिज की फॉर्म में रहेगा. And there are 4 OH groups. तो every boron will have one hydroxide group connected. तो हर एक बोरॉन के ऊपर आपने OH ग्रुप लगा दिया. नाउ सी, 2 बोरॉन ऐसे हैं जिनके टोटल 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो दे आर sp3 हाइब्रिडाइज. बाकी के जो 2 बोरॉन हैं उनके सिर्फ 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं, तो दे आर sp2 ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में वो रह रहे हैं. और टोटल अगर BOB लिंकेजेस पूछी जाए तो वो 5 आती हैं इस स्ट्रक्चर में, आपको पता होना चाहिए. एंड ओनली 2 बोरॉन एटम्स आर प्लेनर. ठीक है. चलिए, तो अगर हम इसमें करेक्ट ऑप्शन देखें तो टेट्रा न्यूक्लियर B4O5OH4 नेगेटिव यूनिट प्रेजेंट है, दैट इज ट्रू. फर्स्ट वन इज ट्रू. ऑल बोरॉन एटम्स आर इन सेम प्लेन, दैट इज रॉन्ग. इक्वल नंबर ऑफ sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज, दैट इज ऑल्सो ट्रू. 2 sp2 हैं, 2 sp3 हैं. 1 टर्मिनल हाइड्रोक्साइड पर बोरॉन, दैट इज ऑल्सो ट्रू. ठीक है. अब इसके अलावा मैंने आपको कुछ और क्वेश्चन भी यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल आपको दे दी, ताकि आप रिवाइज कर रहे हो तो या तो कर ही लो उसको अच्छे से. तो Na2B4O7 + 7H2O गिव्स यू, मतलब इसमें अगर आप पानी डालते हैं बोरेक्स के सॉल्यूशन में तो ये अल्कलाइन सॉल्यूशन जनरेट करता है. H3BO3 जो कि बहुत वीक एसिड है, और NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है. तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन आपको क्या देगा, इट विल गिव यू अल्कलाइन सॉल्यूशन. अब इसमें अगर आप एसिड ऐड करते हो लाइक HCl, तो वो इस NaOH के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. ठीक है. नाउ दिस Na2B4O7.10H2O हीट करने पे इट विल लूज दिस वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेशन एंड इट विल गिव यू Na2B4O7. और फर्दर और हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, इट डिसोशिएट्स टू फॉर्म NaBO2 + B2O3, दैट इज सोडियम मेटाबोरेट प्लस बोरिक एनहाइड्राइड. एंड दिस वन, दिस B2O3, दिस कैन बी फर्दर रिड्यूस्ड. तो इफ़ यू ट्रीट इट विद मैग्नीशियम और सोडियम, जो कि एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, सो दे विल टेक आउट द ऑक्सीजन, उसमें से ऑक्सीजन निकाल लेंगे एंड दे विल गिव यू बोरॉन विच इज 95 to 98% प्योर. मतलब बहुत हाई प्योरिटी का बोरॉन आपको इससे नहीं मिलता है, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड. ठीक है. देन बोरेक्स बीट टेस्ट. बोरेक्स बीट टेस्ट में क्या होता है, बोरेक्स पाउडर के साथ हम थोड़ा सा सॉल्ट लेते हैं, एनी सॉल्ट जो कि अननोन है, एंड यू वांट टू चेक कि इसमें कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट है. तो दैट सॉल्ट टेकन विद द बोरेक्स पाउडर प्लेटिनम वायर लूप पे हीट किया जाता है. ओके. तो सॉल्ट प्लस बोरेक्स पाउडर इज हीटेड ऑन द प्लेटिनम वायर लूप एंड इट विल गिव यू कलर्ड बीड्स. कलर्ड बीड्स बनेंगे, और वो कलर्ड बीड्स के कलर क्या होंगे, दैट विल गिव यू एन आइडिया, लाइक क्वालिटेटिव आइडिया कि कौन सा मेटल प्रेजेंट था उस सॉल्ट में. लाइक अगर हम कॉपर का ऑक्साइड होगा प्लस B2O3, तो कॉपर का मेटाबोरेट बनेगा जो कि ब्लू कलर का है. कोबाल्ट के साथ कोबाल्ट के मेटाबोरेट बनेंगे, क्रोमियम के साथ ग्रीन कलर के मेटाबोरेट बनते हैं, निकल के साथ भी ब्राउन कलर के मेटाबोरेट बनते हैं. ठीक है. तो कलर के बेसिस पे आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो. तो थोड़ा सा बोरेक्स बी टेस्ट के बारे में भी पढ़ लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55. नाउ दिस इज वन गुड क्वेश्चन जिसमें मैंने एक थोड़ी सी गलती भी ढूंढी थी. तो क्या है कि जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये भी आपका IIT एडवांस 2016 का क्वेश्चन है ये. ठीक है. प्रीवियस क्वेश्चन भी आपका IIT एडवांस 2016 के पेपर से है. इसके जब भी आप प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन देखें, प्लीज़ मेक श्योर यू आर क्रॉस चेकिंग द डेटा. कभी भी अगर डाउट है कि सही सॉल्व किया नहीं किया, क्रॉस चेक कर लीजिए डेटा को, बिकॉज यहाँ पर गलती थी. मैं एक बुक से उसको रेफर कर रहा था कि इन्होंने डेटा क्या यूज़ किया हुआ, क्या एक्सप्लेनेशन है, बट एक्सप्लेनेशन वॉज रॉन्ग. ठीक है. तो देखिए,
द रिएजेंट और द रिएजेंट्स दैट कैन सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट सल्फाइड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सल्फाइड एंड सल्फेट इन एक्वस सॉल्यूशन। सिलेक्टिवली प्रेसिपिटेट करना है, तो सिलेक्टिवली प्रेसिपिटेट सल्फाइड और सल्फेट के मिक्सचर में से देखिए, अगर आप इसको CuCl2 से ट्रीट करते हैं तो CuCl2 प्लस सल्फाइड में आपको कॉपर सल्फाइड तो मिलेगा, ब्लैक प्रेसिपिटेट, बट कॉपर क्लोराइड क्यूप्रिक क्लोराइड और सल्फेट में आपको कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलता है। देन अगर आप BaCl2 से ट्रीट करते हैं तो आपको बेरियम 2 पॉजिटिव और क्लोराइड आयन मिलेंगे। तो जो अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फाइड्स हैं दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फाइड है, बेरियम का जो सल्फाइड होगा वो बहुत कम सॉल्युबल है, बट दे पास इनटू द सॉल्यूशन विद टाइम। अगर आप रहने देंगे उसको तो इट विल इवेंचुअली डिजॉल्व। तो अगर इवेंचुअली वो लॉन्ग टर्म में डिजॉल्व हो ही जा रहा है तो हम क्या कहेंगे, ठीक है, यू कैन नॉट से कि इट विल फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, नो, इट विल डिजॉल्व, इट विल अल्टीमेटली गो इन टू द सोल्यूशन, ठीक है। तो दैट्स वाई दे विल नॉट गिव प्रेसिपिटेट। तो मतलब बेरियम का सल्फाइड आपको प्रेसिपिटेट नहीं देगा इन द लॉन्ग रन। चलिए, तो ये वाली कहानी होगी। दिन अगर आप, तो ये आपका रिएक्शन आ गया कि बेरियम सल्फाइड पहले आपका बन रहा है एंड कीपिंग इट देयर, है ना, अलाउइंग इट टू स्टैंड फॉर सम टाइम, इट विल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एंड दिस इज वाटर सॉल्युबल मिक्सचर। Then alkaline earth metal sulfates like barium sulfate, calcium sulfate and strontium sulfate are insoluble in water. तो insoluble तो हैं, बट हमें क्वेश्चन में पूछा गया था सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट कौन करेगा, ठीक है, सेलेक्टिवली, कि इसको किया उसको नहीं किया, लाइक दैट। तो कौन कौन से यहाँ पे आपको आंसर लग रहा है, ठीक है। चलो एक बार सारे केसेस हम देख लेते हैं। देन अगर हम नेक्स्ट वन देखें लेड के केस में, तो देखिए लेड एसीटेट। अब लेड के केस में जो आपका सल्फाइड है और सल्फेट है वो दोनों ही इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। ये आपका PbS बनेगा और सल्फेट के साथ रिएक्ट करके PbSO4 बनेगा। अब इनके केस में क्या है कि PbS एंड PbSO4 दोनों ही प्रेसिपिटेट दे रहे हैं, बट द लेड सल्फाइड का KSP वैल्यू 10⁻⁻28 है। नाउ डू यू नीड टू मेमोराइज ऑल दोस KSP वैल्यूज़? नहीं, ऐसा भी नहीं कि आपको बिल्कुल मेमोराइज कर लेने हैं, बट थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास बिल्कुल टोटली इनसॉल्युबल सॉल्ट, मतलब जिनका KSP वैल्यू बहुत ही लोअर है, ऐसे कौन कौन से सॉल्ट्स हैं। तो ये थोड़ा बहुत पता तो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपको पता नहीं होगा तो ऐसे क्वेश्चन में हम थोड़ा सा है ना गलती कर लेंगे वहाँ पे। तो दैट इज़ वन बिग प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों प्रेसिपिटेट दे रहे हैं, बट सल्फाइड का KSP वैल्यू बहुत लो है, तो दैट विल सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये आ गया, तो लेड एसीटेट के केस में क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट वन Na2FeCN5NO। अब इसके साथ है ना सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ अगर आप ट्रीट करते हैं सल्फाइड में, तो आपको क्या मिलता है, पर्पल कलर का आपको फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो पर्पल कलरेशन इज ऑब्जर्व्ड, तो दैट इज अ कंफर्मेशन टेस्ट कि सल्फाइड वहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक है। बट अगर आप उसको सल्फेट के साथ ट्रीट करते हैं तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलने वाला है। तो व्हाट विल बी द आंसर, क्या होगा इस केस में? अब एक चीज़ रुको, आंसर देने से पहले थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी के बारे में आपको मैं ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, बिकॉज ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है सॉल्युबिलिटी की जिसमें बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल करते हैं कि सर याद कैसे रखना है कि कौन सा सॉल्युबल था और कौन सा सॉल्युबल नहीं था, ठीक है। तो वो आप इससे थोड़ा सा आप आइडिया लगा पाएंगे। देखो, जितने भी कंपाउंड है कंटेनिंग अल्कली मेटल आयंस, ठीक है, दे आर सॉल्युबल, और अमोनियम आयंस दे आर सॉल्युबल, ठीक है। देन आपके नाइट्रेट्स आ गए, बाइकार्बोनेट्स आ गए, क्लोरेट्स आ गए, दे आर सॉल्युबल। इसका कोई इनसॉल्युबल नॉर्मल एक्सेप्शन नहीं, आपने याद करना। हेलाइड्स की अगर हम बात करें दे आर सॉल्युबल, बट किसके नहीं होते हैं, एक्सेप्शन कौन है? सिल्वर के हेलाइड ताकि AgCl, AgBr, AgI नहीं होते सॉल्युबल, ठीक है। मर्क्यूरस आयन के Hg2 2 पॉजिटिव के जो हेलाइड्स हैं दे आर नॉट सॉल्युबल। लेड के हेलाइड्स नॉट सॉल्युबल। तो बाकी के हेलाइड सॉल्युबल है, इन तीनों के नहीं है। सल्फेट्स, नॉर्मली सल्फेट्स आर सॉल्युबल, बट सिल्वर, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, स्ट्रोंशियम, बेरियम, Hg2 2 पॉजिटिव एंड लेड 2 पॉजिटिव, इनके सल्फेट्स भी सॉल्युबल नहीं हैं। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। तो ये एक तो आसान हो गया कि अल्कली एंड अमोनियम, उनके सारे कंपाउंड, अगर किसी कंपाउंड में आपको अल्कली मेटल आयन मिल गया ना, समझो यार वो सॉल्युबल है ना। देन नाइट्रेट्स, बाइकार्बोनेट्स, क्लोरेट्स, और इनसॉल्युबल कंपाउंड क्या हैं? कार्बोनेट्स, किसके? अल्कली को छोड़ के। इन्होंने लिखा ना, इसकी एक्सेप्शन क्या है? सॉल्युबल एक्सेप्शंस, कंपाउंड्स कंटेनिंग अल्कली मेटल आयंस एंड अमोनियम। तो मतलब अमोनियम का कार्बोनेट एंड अल्कली का कार्बोनेट दे आर सॉल्युबल, बट उनके अलावा जो बाकी कार्बोनेट्स हैं, जैसे ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के, दे आर इनसॉल्युबल। देन फॉस्फेट्स, क्रोमेट्स, सल्फाइड्स, हाइड्रोक्साइड्स,
ठीक है, एंड कंपाउंड कंटेनिंग अल्कली मेटल आयन एंड द बेरियम 2 पॉजिटिव आयन, ये वाला आपका सॉल्युबल रहेगा। तो इससे आपको थोड़ा सा एक आसान हो जाएगा ये याद रखना कि कौन कौन सा इनसॉल्युबल है। पर ये जो क्वेश्चन था ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि सी ऑप्शन में पीबीएस और पीबीएसओ4 दोनों ही आपके इनसॉल्युबल हैं, बट केएसपी में लार्ज डिफरेंस होने की वजह से एक सिलेक्टिवली प्रेसिपिटेट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाला आपका एक प्रेसिपिटेट बन रहा है, दूसरे का नहीं बन रहा, तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, सिलेक्टिवली डिफरेंशिएट कर पाओगे ना, एक का प्रेसिपिटेट बन रहा है एक का नहीं बन रहा, तो डिफरेंशिएट हो जाएंगे। तो यस, फर्स्ट ऑप्शन भी आपका सही आ रहेगा। सेकंड, बेरियम वाले के केस में कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, आपको कोई ऐसा ये वाला आपका इंसॉल्युबल है, ये वाला स्टार्टिंग में इंसॉल्युबल था, उसके बाद धीरे धीरे डिजॉल्व हो गया, तो सिलेक्टिवली प्रेसिपिटेट करने में क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी। सी ऑप्शन में सिलेक्टिवली प्रेसिपिटेट हो जाएगा तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन अ हाई एक्टिवेशन एनर्जी यूजुअली इंप्लाइज अ फास्ट रिएक्शन। देखो, हाई एक्टिवेशन एनर्जी है मतलब बहुत ऊंची पहाड़ी चढ़नी है आपको रिएक्शन करने के लिए, तो डेफिनेटली रिएक्शन विल बी मच स्लोअर, तो पहला ऑप्शन जो आपका वो गलत हो गया। सेकंड, रेट कांस्टेंट, अब देखिए के इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, जो के है रेट कांस्टेंट, इट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। यस दैट इज ट्रू, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका स्पीड बढ़ती है रिएक्शन की, क्यों? क्योंकि के बढ़ता है, तो के इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। लीनियर नहीं है ग्राफ, बट हाँ इंक्रीज करता है। ओके, के का टेम्परेचर के साथ जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है। ओके, तो चलिए सेकंड ऑप्शन आपका सही है। तो दिस इज ड्यू टू द ग्रेटर नंबर ऑफ कोलिजन्स हुज एनर्जी एक्सीड एक्टिवेशन एनर्जी। यस, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पे क्या है, पहले मान लीजिए 1 मिलियन कोलिजन हो रहे थे, अब 1.5 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट टाइम, मतलब जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है जेड, दैट इज इंक्रीजिंग विद टेम्परेचर। ज़्यादा कोलिजन होंगे और क्योंकि एनर्जी उनकी बढ़ चुकी है, एवरेज एनर्जी बढ़ चुकी है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, तो अब ज़्यादा कोलिजन्स के पास सफिशिएंट एनर्जी है कि दे कैन गो टू द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस कर जाएंगे आराम से वो। थर्ड ऑप्शन देखिए, हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी स्ट्रॉन्गर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट। देखो, अगर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब पहाड़ी बहुत ऊंची है, तो उसके लिए फिर आपको मॉलिक्यूल्स को काफ़ी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि उस पहाड़ी को चढ़ पाएं और दूसरी तरफ जा पाएं। तो इन दैट केस वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? टेम्परेचर से ही मिलेगी। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन तभी बढ़ सकता है अगर आप उसको हाई टेम्परेचर पे करवाते हैं, तभी मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी आएगी कि वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके दूसरी तरफ जा पाएंगे। ठीक है ना, ये आपका रिएक्टेंट साइड है और ये आपका प्रोडक्ट साइड है, तो ये पहाड़ी चढ़ने के लिए उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो मतलब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस हो गई। अगर ये पहाड़ी छोटी सी होती तो इतनी सी एनर्जी तो कोलिजन्स से ही रीजनरेट, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके जनरेट हो जाती है, तो टेम्परेचर के ऊपर हम उतना डिपेंड नहीं करते। तो लो एक्टिवेशन एनर्जी वाले रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पे भी हो जाते हैं, बस कोलिजन से उनको एनर्जी इतना एक्सचेंज हो जाता है कि किसी एक को ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी, दूसरे की कम हो जाएगी, तो एक हायर एनर्जी वाला रिएक्शन कर लेगा। तो जितनी हाई एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतनी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ती जाएगी, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट वन, द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज अ मेजर ऑफ द रेट एट विच कोलिजन अकर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एनर्जी। देखिए, जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, के आपका 3 फैक्टर से बनता है, पी एफ जेड। पी इज द प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ओरिएंटेशन है ना, किस ओरिएंटेशन, सही ओरिएंटेशन से कोलिजन हुआ नहीं हुआ, दैट इज द प्रोबेबिलिटी फैक्टर। एफ इज द फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स हैविंग सफिशिएंट एनर्जी, तो ये जो फ्रैक्शन है ये आपका ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी है। जेड इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी वो कोलिजन है कि भैया टोटल कोलिजन कितने हुए ये बताओ। पी इज द प्रोबेबिलिटी फैक्टर और द ओरिएंटेशन फैक्टर, कि टोटल कोलिजन में से कितनों के पास सफिशिएंट ओरिएंटेशन था। तो बोल रहा है कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज अ मेजर ऑफ द रेट एट विच कोलिजन अकर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एनर्जी। हाँ, एनर्जी वाला फैक्टर ये था एफ, ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी, है ना। तो जो आपका ए है वो क्या हुआ, पी इंटू जेड, तो उसमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी आ रही है, कितने कोलिजन हो रहे हैं, द रेट ऑफ द कोलिजन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एनर्जी। यस, ठीक है, रेट ऑफ कोलिजन विद करेक्ट ओरिएंटेशन, ये आप बोल सकते हो, तो ये वाला भी ऑलमोस्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। अब देखिए, इसको मैंने सॉल्व किया बहुत शॉर्ट फॉर्म में, आप उसको मैं एक्सप्लेन आपको करूंगा पूरा डिटेल में। देखो, इन द फॉलोइंग मोनोब्रोमिनेशन रिएक्शन द नंबर ऑफ पॉसिबल कायरल प्रोडक्ट्स। अब देखो आपने करना क्या है, ये कंपाउंड आपको ऑलरेडी इनएंशियोमेरिकली प्योर दिया हुआ है, इसका हमने कर लिया, ये आर है ना, ये 1 प्रायोरिटी, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो आर एस नेमिंग इसकी अगर आप करेंगे तो ये आर निकलेगा, फाइन। तो ये ऑलरेडी कायरल है। इसमें किस किस पोजीशन पे मैं ब्रोमिनेशन कर सकता हूँ, ये पहला वाला कार्बन इस पे कर सकता हूँ, यहाँ पे CH2Br बन जाएगा। दूसरा, इस कार्बन के ऊपर ब्रोमीन लग सकती है, थर्ड वाले पे लग सकती है, फोर्थ पे लग सकती है और ये फिफ्थ पे लग सकती है। तो ये 5 पोजीशन है जिनके ऊपर ब्रोमीन लग सकती है। अगर मैं फर्स्ट वाले पे ब्रोमिनेशन करूँ, यहाँ CH2Br बनेगा,
तो पूरे मॉलिक्यूल में एक सिंगल कायरल सेंटर तो अभी भी है, तो सिंगल कायरल सेंटर होने की वजह से कायरलिटी रहेगी। तो यस, तो 1 पे अगर मैं ब्रोमिनेशन करता हूँ तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कायरल बनेगा। 2 पे अगर मैं ब्रोमिनेशन करता हूँ, यहाँ पे H हट के एक Br लग गया, तो यस, तब आपका कायरल आएगा। पर अब देखो इसमें 2 जंक्शन आ जाएंगे, एक जंक्शन ये आ जाएगा और एक जंक्शन ये आ जाएगा। कैसे देखना, 2 पे अगर हम करते हैं CH3HBr और CH, अब यहाँ पे जो CH है, ठीक है, या आप ऐसा कर लो, इट कैन बी लाइक दिस, है ना। इस कार्बन के ऊपर अगर ब्रोमिनेशन होती है तो एक H होगा, एक Br होगा और बाकी CH2 CH3 ये ग्रुप बच जाएगा। तो एक पॉसिबल ऐसा है कि ब्रोमिन इस तरफ लगे, H इस तरफ हो। अगली पॉसिबिलिटी है कि ब्रोमिन ऑपोजिट साइड लगे, क्योंकि ब्रोमिनेशन तो दोनों तरफ से हो सकती थी। वहाँ पे जो रेडिकल बनेगा, रेडिकल के ऊपर अटैक फ्रंट और बैक दोनों तरफ से हो सकता था। नीचे वाला जो जंक्शन है ये वाला, इसकी ओरिएंटेशन फिक्स है, इसको आप छेड़ नहीं सकते। ये R है तो ये R ही है, पर ऊपर वाला एक बार R बन सकता है और एक बार S बन सकता है। तो मेरे पास क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, डायस्टीरियोमर्स का, है ना। एक बार नीचे वाला भी R और एक बार ऊपर वाला भी R, तो R R, एक बार नीचे वाला तो R है, ऊपर वाला S बन सकता था, तो RS। तो आई विल हैव अ पेयर ऑफ कायरल कंपाउंड्स। चलिए, तो ये हो गया आपका सेकंड केस में, ठीक है। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि सर ये कैसे हुआ। ओके, ये बन जाएगा आपका। देन अगर मैं थर्ड पोजीशन के ऊपर ब्रोमिनेशन करवाता हूं, देखिए थर्ड पे क्या हो जाएगा, मीजो कंपाउंड बनने की संभावना है। कैसे, CH2 ये बीच में रहेगा, जैसे नीचे CHBr CH3 था, उसके ऊपर भी CHBr CH3 बन जाएगा। तो 2 तरह की पॉसिबिलिटी आपके साथ आएंगी। HBr CH3 है तो बीच में ये CH2 आ जाएगा, और ऊपर वाले पे फिर से आपके पास क्या आ जाएगा, ये HBr CH3। तो एक पॉसिबिलिटी कि ये वाला स्ट्रक्चर आपके पास बन जाए, ये वाला अगर बन जाएगा तो इसमें आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा और ये मीजो हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि ये ब्रोमीन इस तरफ लगे, ठीक है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी में ब्रोमीन को आप लेफ्ट साइड लगा लीजिए, ये आपका मीजो नहीं है। तो 2 तरह के कंपाउंड बन रहे हैं जिनमें से एक मीजो है, तो मीजो जो बनेगा वो आपका एक कायरल होगा और दूसरा वाला आपका कायरल होगा, राइट, ठीक है। तो यस, तो उसमें 2 बन रहे हैं जिनमें से एक कायरल है। तो अभी हमारे पास कितने कायरल हो गए, 1 2 3 4, 4 कायरल हो गए हमारे पास। देन अगर मैं फोर्थ पोजीशन के ऊपर CH2Br कर देता हूँ, ब्रोमिनेशन करता हूँ, तब भी पूरे मॉलिक्यूल में सिंगल कायरल सेंटर रहेगा, तो वो भी कायरल रहेगा। और अगर मैं फिफ्थ वाले पे ब्रोमीन लगाता हूँ तो फिर वो सिंगल कायरल सेंटर भी गया। नाउ दिस इज ए कायरल। तो ये वो 5 पोजीशन है जिनके ऊपर ब्रोमिनेशन हो सकती थी, और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको आप माइंड में विजुअलाइज करके आराम से आंसर दे सकते हो। तो आंसर आपका कितना आएगा भैया, इन्होंने क्या बोला है, नंबर ऑफ पॉसिबल कायरल प्रोडक्ट्स 5। मीजो भी पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ए कायरल कितने बन रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स। देखो ज्योमेट्रिक आइसोमर बोला है, ऑप्टिकल नहीं बोला। तो कायरल वालों को करना तो है, सॉल्व तो करेंगे, बट हम उनको काउंट नहीं करेंगे। देखिए ये किस टाइप का है, आपके पास जो ये बाइडेंटेट लिगेंड है, इसके दोनों टर्मिनल्स डिफरेंट है। एक टर्मिनल पे नाइट्रोजन है, एक पे ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये मेटल जो है ये एक बाइडेंटेट लाइक AB कि बाइडेंटेट के जो दोनों टर्मिनल है वो एक A है और एक B है, मतलब 2 अलग अलग डोनेटिंग एटम्स हैं, ठीक है। तो AB ट्वाइस C2, ये जो दूसरा ग्रुप है इसको क्लोराइड को मैंने C ले लिया, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो एक बार तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया इसको। देखिए A के सामने डायगनली B है, A के सामने B है और ये C और C। इसकी एक और वेरिएशन क्या हो सकती थी, A के सामने यहाँ A होता, यस, तो देखिए B के सामने B होता, तो ये इसकी दूसरी वेरिएशन आ गई। अब इसमें क्योंकि ये वाला जो प्लेन है, इस प्लेन में मैं कट कर दूं तो ऊपर भी C नीचे भी C, तो ये आपका प्लेन ऑफ सिमिट्री बन जाएगा, राइट। तो दिस बिकम्स माय प्लेन ऑफ सिमिट्री, इसलिए एक कायरल हो गया। सेम चीज़ अगले वाले केस में भी, ये वाला मेरा प्लेन ऑफ सिमिट्री बन जाएगा, इसमें कट कर दूंगा तो इसलिए ये दोनों एक कायरल हैं। अब ये जो बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं इनको अगल बगल में रखेंगे हम लाइक दिस। तो अब देखना AC AC BB, कोई आपको इसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री दिख रहा है, नहीं दिखेगा, दिमाग कितना भी लगा लो इसमें आपको प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये कायरल हुआ, मतलब इसमें पेयर ऑफ एनेंटियोमर बन जाएंगे। देन अब ये से BB था तो इसको मैं BA कर लेता हूँ, है ना। ये वाला जो AB था इसको मैंने BA कर दिया ताकि एक नया अरेंजमेंट जनरेट हो जाए। चलिए तो अब देखिए ये BA हो गया, यहाँ पर ये BB था,
डिफरेंट हो गया ना ये। यस, एक और डिफरेंट तरीका कर सकते हैं, देखो कैसे, ये ए सी है, ये बी सी है और ये ए बी है। तो काम करते हैं, एक और तरीका करते हैं, इसको ए बी को भी ये बी ए कर लेते हैं। अब ये ए हो जाएगा, यहाँ बी भी था, यहाँ ए हो गया, राइट। सी सी नहीं कर पाएंगे, सी सी नहीं करिए क्योंकि वो पहले ऑलरेडी कर चुके हैं वो वाले। तो ये 3 पॉसिबल ज्योमेट्रीज और बन गई। इन तीनों में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, तो तीनों कायरल हैं। तो कोई टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पूछे कोई, तो 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 6 हो गए, मतलब पेयर ऑफ एनेंशियोमर के साथ, और ये 7 8, तो टोटल बनेंगे 8 स्टीरियो आइसोमर्स। बट अगर सिर्फ ज्योमेट्रिकल पूछा है तो ये 5 ज्योमेट्रीज बन सकती हैं। तो आंसर इज 5। ठीक है, 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जिनमें से 3 कायरल हैं। 3 आउट ऑफ दीज 5 आर कायरल। इसलिए टोटल अगर आपको पूछे तो 8 स्टीरियो आइसोमर्स आपके पास आएंगे यहाँ पे। देन क्वेश्चन नंबर 59, तो सिंपल आपका बैलेंसिंग का क्वेश्चन था। ये बोल रहा है कि ना न्यूट्रल और, ये और आएगा, ये ऑफ नहीं आएगा, और फेंटली अल्कलाइन सॉल्यूशन 8 मोल्स ऑफ परमैंगनेट एनायन क्वांटिटेटिवली ऑक्सीडाइज थायोसल्फेट टू प्रोड्यूस x मोल ऑफ सल्फर कंटेनिंग प्रोडक्ट। देखिए MnO4 नेगेटिव बोला है आपको, ऑलरेडी बोला कि 8 हैं इसके, चलिए वो हम बाद में देखते हैं। ये बोल रहा है थायोसल्फेट से रिएक्ट कर रहा है फेंटली अल्कलाइन सॉल्यूशन में टू गिव सल्फर कंटेनिंग प्रोडक्ट। अब आपको पता है कि MnO4 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में तो मैंगनीज 2 पॉजिटिव में जाता है, पर स्लाइटली अल्कलाइन में MnO2 में, और थायोसल्फेट को किस में कन्वर्ट करेगा, सल्फेट में, SO4 नेगेटिव में। अब इसको अगर आप सिंपली बैलेंसिंग करेंगे इस रिडॉक्स की, तो यहाँ पर ये 7 है, ये +4 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे गेन हो रहा है। यहाँ पे 2 सल्फर थे तो यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि नंबर ऑफ सल्फर को तो पहले से मेरे को बैलेंस करना है, क्योंकि जो भी एटम आपका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन शो कर रहा है उसके नंबर ऑफ एटम पहले से बैलेंस कर दीजिए। तो ये 2 सल्फर थे, यहाँ 2 कर दिए मैंने। नाउ एक सल्फर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर एक सल्फर आपका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, तो एक सल्फर अगर 2 में है तो 2 कितने में हो जाएंगे, 4, और एक 6 में तो 2 कितने में हो जाएंगे, 12। तो 4 से 12 में जा रहे हो तो 8 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आ रहा है, तो 8 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। तो ये 3 थे, ये 8 थे, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए यहाँ पे 8 आ गया। और पूछा भी था 8 मोल ऑफ परमैंगनेट, और अगर ये भी पूछ लेता कि थायोसल्फेट के कितने मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो 3 मोल से रिएक्ट कर रहा है। फिर पूछा है कि x मोल ऑफ सल्फर कंटेनिंग प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में सल्फर वाला जो कंपाउंड है वो उसके 6 मोल बन रहे हैं, तो आंसर इज 6। पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, चार्ज बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है कि अल्कलाइन मीडियम था तो नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करेंगे, बिकॉज दे हैव नॉट आस्क्ड अबाउट दैट, तो व्हाई बॉदर, है ना, क्यों उसके ऊपर टाइम वेस्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस देख लो एक बार क्या क्या हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 60 है, ये तो बड़ा आसान है, अब देखोगे सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट लगेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, दोनों तरफ ऑर्थो ग्रुप हैं तो डबल ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। तो ऑर्थो इफेक्ट से क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी बढ़ती है, कि जितने भी ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लगे हों बेंजोइक की एसिडिटी बढ़ाते हैं वो। अब वो डोनेटिंग ग्रुप और विड्रॉइंग ग्रुपों से फर्क नहीं पड़ता, ऑर्थो पे होना चाहिए ग्रुप, और बड़ा हो तो और भी अच्छी बात है। तो दोनों तरफ है तो बहुत अच्छी बात है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। उसके बाद सेकंड वाले में कि उसमें थोड़ा सा लगेगा ऑर्थो इफेक्ट, थर्ड वाले में ऑर्थो नहीं है, फोर्थ वाले में भी ऑर्थो नहीं है, पर थर्ड वाले में ये जो OH है ये आपका मेटा पोजिशन पे है, तो मेटा पे +M तो इफेक्ट शो कर नहीं पाएगा, मेटा पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं हम लेते हैं, तो यहाँ पर ये -I शो करेगा। पर फोर्थ वाले में ये पैरा पे है, और पैरा पे ये +M और -I दोनों शो करेगा। तो बेटा +M और -I में डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा होता है, +M। तो मतलब लास्ट ऑप्शन में ये एक डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है, जो कि एसिडिटी घटाते हैं, जबकि थर्ड वाले में मेटा पोजिशन पे सिर्फ -I इफेक्ट ऑपरेट करेगा, जो कि विड्रॉइंग है, चाहे स्लाइटली विड्रॉइंग हो क्योंकि दूर है, पर करेगा तो सही, एसिडिटी बढ़ाएगा। तो इसलिए 3 की एसिडिटी 4 से ज़्यादा है। तो 1 2 3 4 यही आपका एसिडिटी का ट्रेंड भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपके होमवर्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन 63, आई थिंक इट इज विजिबल, अभी विजिबल है। क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है, ये सब IIT का PYQ कर रहे हैं हम, कर लेते हैं एक बार थोड़े बहुत अच्छे वाले PYQ, फिर आपको बियॉन्ड IIT वाले क्वेश्चन भी करने हैं हमने इसके बाद। 65, 66, 67, ये आगे डिफरेंट आपके, ये आपके PYQs नहीं हैं। देन 68, ठीक है, मेरे सिर के पीछे छुप रहा है इसका रिएजेंट। देन क्वेश्चन नंबर 69 एंड क्वेश्चन नंबर 70।
ठीक है, तो 70 तक है, आप लोग ट्राई करिए एंड नेक्स्ट सेशन में विल ट्राई के देखिए कितने होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक प्री रिटन वाले से थोड़ा सा हमारा टाइम बचता है एंड जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि इस टॉपिक को थोड़ा सा एलेबोरेट करने की ज़रूरत है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट हमें समझने की ज़रूरत है, तो आई डेफिनेटली टीच यू द फंडामेंटल्स ऑल्सो, या कुछ नोट्स या कुछ टिप्स देके वहाँ पे, ताकि आप उस टॉपिक में थोड़ा सा थियोरेटिकल फंडामेंटल भी आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए, कीप शेयरिंग, कीप स्प्रेडिंग द लव अबाउट कैनवस क्लासेस एंड बताते रहिए अपने दोस्तों को, जूनियर्स को। ऑल द बेस्ट, बाय।